आज का जो लेक्चर है इसमें हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में सीक्वेंशियल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। और ये वाला जो टॉपिक है ये सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस में आता है आपके, ठीक है। तो उसके लिए है ये टॉपिक, जेई मेन और नीट वाले छोड़ सकते हैं बिल्कुल। फर्स्ट ऑर्डर सीक्वेंशियल रिएक्शन क्या होती है वो समझना है पहले। थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो बिल्कुल आराम से ध्यान से देखते जाइए। एक रिएक्टेंट है ए, इससे दूसरा रिएक्टेंट बन रहा है बी, और बी से एक और बन रहा है प्रोडक्ट सी, ठीक है। मतलब ए से बी में बी जो है वो प्रोडक्ट बन रहा है इस रिएक्शन का, और बी से सी में ये रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है, इसलिए सीक्वेंशियल रिएक्शन बोल रहे हैं इसको। और इस टाइप की जो बहुत सारी रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगी वो ऑर्गेनिक में देखने को मिलती हैं। इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 और इसका रेट कांस्टेंट K2 है। अब मैं अगर ऐसा बोलूं कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसके इनिशियल मोल ए थे, तो स्टार्टिंग में ये तो होता नहीं है 0 0। अब टाइम t इज इक्वल टू टी पर ए में से x कम हो गया तो ये कितना बनेगा x। अब ये x बन गया, लेकिन अगली रिएक्शन में तो ये रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है, तो x में से अगर मैं z कम कर दूं तो ये कितना बनेगा z, ठीक बात। और ये जो x माइनस z है ये, इसको मैं लिख रहा हूं y, ठीक है, इसको मैं y लिख सकता हूं। अब आप मुझे a के लिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का डिफरेंशियल रेट लॉ बताओ कैसे लिखेंगे। हम ऐसे लिखेंगे माइनस dA बाई dt इज इक्वल टू K1 A, इस तरीके से लिखोगे। और ये जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है इसके लिए जब हम पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, देखो ये एक्सप्रेशन ऐसा बनेगा। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हम सॉल्व कर चुके हैं। ए की कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी जो हम ct लिया करते थे इज इक्वल टू क्या आएगा, ए की कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग की और e टू दी पावर माइनस K1 t, सॉरी dt नहीं t। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन पहले ही हम निकाल चुके हैं। सिंपल है, अगर आपको दोबारा से सॉल्व करना हो तो a को नीचे ले आओ, dt को इधर ले जाओ, इंटीग्रेशन कर दो, आ जाएगा। ये हम कर चुके इसलिए मैं दोबारा करके नहीं बता रहा हूं आपको, इस तरीके से लिख दिया मैंने। अब मैंने यहां पर तो कॉन्सेंट्रेशन लिखा, लेकिन मुझे मोल के फॉर्म में लिखना था, तो मैं यहां पर ऐसा लिखूंगा कि a माइनस एक्स, क्यों at मतलब a माइनस एक्स मोल के फॉर्म में, इज इक्वल टू a e टू दी पावर माइनस K1 t। मतलब कॉन्सेंट्रेशन किस टाइम पे है ये वाली, ये मोल किस टाइम पे है, ये तो कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t है। a माइनस एक्स क्या हो गया, मोल्स उस पर्टिकुलर टाइम t के हो गए। ये मैंने a के लिए सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से आप b के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो मैं लिख रहा हूं dB बाई dt। अब जब dB बाई dt में लिखूंगा तो b क्या है, आगे वाली रिएक्शन के लिए क्या है, ये रिएक्टेंट, तो मैं लिखूंगा माइनस K2b, ठीक। और पीछे वाली रिएक्शन के लिए dB बाई dt क्या है, प्रोडक्ट, तो d बाई dt क्या लिखोगे इसके लिए K1a, तो मैं लिख रहा हूं प्लस K1a। ये समझ लो फिर से क्या किया मैंने। अगर मैं ये छुपा लूं b से c पढ़ूं तो माइनस K2b आएगा क्यों रिएक्टेंट है, और अगर मैं ये छुपा लूं a से b पढ़ूं तो K1a आएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है, ठीक है। रिएक्टेंट के लिए माइनस और प्रोडक्ट के लिए प्लस लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, dB बाई dt इसको मैं मोल के टर्म में लेके चल जाता हूं, है ना। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन लिखा है ये मैं मोल के टर्म में कैसे लिख रहा हूं, dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस K2 y प्लस K1 a माइनस एक्स, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है, मोल के टर्म में चले गए अपन। अब ये जो a माइनस एक्स है इसको मैं लिख दूं a e टू दी पावर माइनस K1 t, ठीक है। तो थोड़ा देखते जाना क्योंकि मैथमेटिकल पार्ट ज्यादा है इसमें। माइनस K2y प्लस K1, a माइनस एक्स को लिख रहा हूं a e टू दी पावर माइनस K1 t। अब मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूं और माइनस K2y को इस तरफ ले आ रहा हूं, तो ऐसा बनेगा dy बाई dt प्लस K2y इज इक्वल टू K1 a e टू दी पावर माइनस K1 t। ये अपनी एक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करना है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो मैं इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट आपको बता रहा हूं किस तरीके से लिखते हैं। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है इस टाइप की, देखो ध्यान से, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई dt प्लस py इज इक्वल टू q, ठीक है, और q एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ t, तो इसका सॉल्यूशन होता है
y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आई एफ को इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी टी। ठीक है, अब ये जो आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये कैसे निकलता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी, इस तरीके से। तो हम इसी को यहां अप्लाई करेंगे। तो आप देखो जरा, डी वाई बाई डी टी सेम है, जो यहां K2 है वो यहां का P है, और जो Y है वो Y वैसे ही लिखा हुआ है। इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो P की जगह K2 पुट कर देंगे। तो मैं इस वाले में, ये तो खैर इसका बेसिक थ्योरी हो गई, थोड़ा मैथमेटिकल है, इसी को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे, मैं निकाल रहा हूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो वो क्या आएगा, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी, ऐसा आएगा, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी। अब ये जो P है वो क्या है, यहां पर K2 है, K2 डी टी, तो ई टू दी पावर K2 कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन dt क्या आ जाएगा t, तो आपका IF आ गया ई टू दी पावर K2t। अब मैं इसको यहां पुट कर रहा हूं सॉल्यूशन में, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन लिमिट लगा रहा हूं 0 से t, है ना, 0 से t टाइम के लिए, ई टू दी पावर K2t और इंटू q क्या आएगा, K1 a ई टू दी पावर माइनस K1t और dt, ऐसा लिख दूंगा मैं। अब K1 a को बाहर कॉमन ले लो, तो ये आ गया आपका K1 a ई टू दी पावर K2t माइनस K1t और dt इंटीग्रेशन 0 से t। सॉल्व कर ले रहे हैं इंटीग्रेशन, K1 a ई टू दी पावर, यहां से t कॉमन ले लो तो K2 माइनस K1 आएगा, और ई टू दी पावर K2 माइनस K1 t डिवाइडेड बाय K2 माइनस K1, इसका इंटीग्रेशन, और लिमिट लगा दूंगा मैं 0 से t। ठीक है, एक एक स्टेप आराम से देखते जाओ, मैथ्स बहुत है इसमें। अब मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा रहा हूं, तो क्या आएगा, K1 a ई टू दी पावर K2 माइनस K1t अपॉन K2 माइनस K1 अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में क्या आ जाएगा 1, क्योंकि ई टू दी पावर 0 आ जाएगा। ठीक है, और वो क्या बन जाएगा आपका 1। ठीक है, इस तरीके से, ऐसा। अब मैं क्या करने वाला हूं इसमें, अच्छा ये इसमें एक काम करो, K2 माइनस K1 को बाहर ही लिख लो पहले, तो वो 1 फिर वहां पर अंदर 1 बचेगा, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने। अब मैं ई टू दी पावर K2t को उस तरफ ले जाऊं, क्यों, यहां पर जो लिखा है वो क्या है, y इंटू ई टू दी पावर K2t तो चल ही रहा था, तो इसको मैं जब उधर ले जाऊंगा तो y का मेरा फॉर्मूला बन जाएगा K1 a K2 माइनस K1 ई टू दी पावर, इसको जब मैं नीचे लाऊंगा यहां पर, तो ई टू दी पावर K2t तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस K1t और माइनस ई टू दी पावर माइनस K2t, क्यों 1 अपॉन ये आएगा नीचे। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, y का। पूरा डेरिवेशन अगर आप याद नहीं भी करना चाहते हो तो ये रिजल्ट याद कर लेना जो मैंने लिखे यहाँ पे, K1 a अपॉन K2 माइनस K1 ई टू दी पावर माइनस K1t माइनस ई टू दी पावर माइनस K2t, ये y आ गया। y का मतलब मैं मोल के फॉर्म में y बोल रहा हूँ, अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन बोलना है तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन b कर सकते हो, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन b कर देना और यहाँ a नोट कर देना स्टार्टिंग की कॉन्सेंट्रेशन, या c नोट कर देना। ठीक है, मैंने मोल के फॉर्म में इसको छोड़ दिया है। अब इसमें एक टाइम ऐसा पूछा जाता है कि वो टाइम बताओ जब B की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम हो, तो हम क्या करने वाले हैं, dy बाई dt को 0 पुट करने वाले हैं, तो इसको हम डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर देंगे, तो मैक्सिमम आपका मैक्सिमम टाइम आ जाएगा, है ना, जब वो टाइम आ जाएगा जब B मैक्सिमम हो, टाइम मैक्सिमम नहीं है, वो टाइम जब B मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो वो हम निकालेंगे, इसको नोट कर लो पहले आप आराम से। अब हम वो टाइम निकाल रहे हैं जब B की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम है, मतलब हम क्या करने वाले हैं, T मैक्स निकाल रहे हैं। तो ये क्या है, टाइम व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, ये क्या हो, मैक्सिमम हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, dy बाई dt को 0 रख रहा हूं। अब आप पीछे से एक्सप्रेशन देखो, dy बाई dt 0 रखना है, तो y का एक्सप्रेशन क्या था, y इज इक्वल टू था K1 a अपॉन K2 माइनस K1 ई टू दी पावर माइनस K1t माइनस ई टू दी पावर माइनस K2t, यही था। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो dy बाई dt इज इक्वल टू K1 a अपॉन K2 माइनस K1, यह आएगा माइनस K1 ई टू दी पावर माइनस K1t और प्लस ई टू दी पावर माइनस K2t प्लस K2, है ना।
क्योंकि माइनस पहले से था और इसके डिफरेंशिएशन से फिर माइनस आएगा एक तो प्लस हो जाएगा। अब इसको मुझे क्या करना है, जीरो पुट करना है, तो ये तो जीरो में चला गया, मतलब ये दोनों क्या कर दो आप बराबर, तो ये आएगा ऐसा k1 e टू दी पावर माइनस k1t इज इक्वल टू k2 e टू दी पावर माइनस k2t। तो ये आ गया आपका k1 बाय k2 e टू दी पावर माइनस k2t, और इसको मैं नीचे ले जाऊंगा यहां पे, तो e टू दी पावर माइनस k1t आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो k1 बाय k2 इज इक्वल टू e टू दी पावर k1t माइनस k2t। अब इसमें ln ले लेता हूं, तो ln k1 बाय k2 इज इक्वल टू e टू दी पावर, अच्छा e हट जाएगा, अब मैं इधर भी ln लूंगा तो ये पहले आ जाएगा, मतलब k1 माइनस k2 इंटू टी, ln e तो 1 हो गया, तो टाइम आ गया, ये t मैक्स हो गया आपका क्या 1 अपॉन k1 माइनस k2 और ln k1 बाय k2 इस तरीके से, ठीक है। तो t मैक्स जो आया वो क्या आया आपका, ये आया। तो आपको क्या करना है, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। आप YouTube पे देखोगे तो आपको वीडियो बहुत जगह मिलेगा नहीं, तो इसलिए जो यहाँ पर बताया जा रहा है वो बहुत ईजी तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो जो t मैक्स है वो 1 अपॉन k1 माइनस k2 ln k1 बाय k2, तो इस तरीके से आप t मैक्स निकाल सकते हो। अब इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं और इसमें एक दो ग्राफ भी होते हैं उसके बारे में बताऊंगा, पहले आप ये मैक्सिमम टाइम लिख लो क्या है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख लेते हैं और ग्राफ में आपको बता देता हूं कैसे करना है। ये पीछे जो हमने फॉर्मूले डेराइव किए थे वही मैंने दोबारा से लिख दिए, तो ये याद कर लेना आप। अब ग्राफ पे आ जाओ। पहला केस इसमें ये बनता है कि अगर k1 ज्यादा हुआ k2 से, क्योंकि a से b का k1 था और b से c का k2 था, अगर k1 ज्यादा है k2 से तो इस वाले के लिए जो फर्स्ट रिएक्शन है उसके लिए रेट ज्यादा होगी कंपेरिजन टू सेकंड, तो b ज्यादा बनेगा, है ना। तो मैं इसका ग्राफ ऐसे बनाऊंगा, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है ये, a की b की और c की किस तरीके से वेरी करेगी। तो स्टार्टिंग में a होता है, ठीक है, तो a तो क्या होगा, सीधे सीधे कम होता जाएगा, और c क्या है, प्रोडक्ट, और ये बनता जाएगा। लेकिन b क्या होगा, b पहले बनेगा और फिर कंज्यूम होना चालू हो जाएगा, लेकिन बनेगा ज्यादा रेट से, ठीक है। तो पहले बनेगा और फिर क्या होगा, कंज्यूम होना चालू हो जाएगा, तो नेचर इसका ऐसा रहेगा। ये तो पहला केस हो गया। सेकंड, अगर k1 कम हुआ k2 से, तो रिएक्शन अपनी वही है ना, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, ग्राफ बना देता हूं मैं, क्या, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का। अब क्या होगा, a डिक्रीज हो रहा था तो a डिक्रीज ही होता रहेगा क्योंकि ये रिएक्टेंट है, c बन रहा था तो बनेगा। लेकिन b के साथ क्या होगा, अब k1 पहली वाली रिएक्शन की रेट तो कम है, दूसरे वाली की ज्यादा है, तो पहले वाली की कम है तो अब ये कम रेट से बनेगा, ठीक है। कम रेट से बनेगा मतलब कम क्वांटिटी रहेगी इसकी, कम रेट रहेगी इसकी, और फिर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस वाले में क्या होता है, b वाला कौन सा है, ये वाला, ठीक है, और a वाला कौन सा है आपका, ये वाला, और c कौन सा है, ये। आप दोनों ग्राफ को कंपेयर करा के देख लो, ये c हो गया, ये आपका b हो गया, और ये a हो गया। आप देखो इसमें और इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में कंपैरिजन कराओ। फर्स्ट वाले ग्राफ में b ज्यादा रेट से बन रहा है जबकि यहां कम से, क्यों, क्योंकि k1 कम है यहां पर और यहां k1 क्या है, ज्यादा है। तो ये सीक्वेंशियल रिएक्शन का पूरा सा डिटेल में मैंने आपको बता दिया। अब आप ये फॉर्मूला याद कर लेना और ये ग्राफ ध्यान रखना, ठीक है। और ये जेईई एडवांस के लिए ध्यान रखना, फिर से नोट कर लो, फिर पैरेलल रिएक्शन पढ़ेंगे अपन। अब चलते हैं हम पैरेलल रिएक्शन पर। पैरेलल रिएक्शन क्या होती है कि जैसे एक रिएक्टेंट है उससे बी भी बन रहा है और सी भी बन रहा है। ऐसे आपको ऑर्गेनिक में बहुत सारी रिएक्शन देखने को मिलेंगी। जैसे मान लो आपके पास कोई एल्किल हैलाइड है, उससे दो एल्कीन बन रही है डिहाइड्रोहेलोजनेशन पर, उस टाइप की रिएक्शन होती है ये। तो ये है मेरे पास इसका रेट कांस्टेंट K1 और इसका है K2। आप मुझे ए के लिए रेट लिख के बता सकते हो, क्या आएगी बताओ, माइनस DA/dt, ठीक है। ये क्या आ जाएगी, K1A और प्लस K2A। क्यों, A वाला इधर भी रिएक्शन में पार्ट ले रहा है और इधर भी पार्ट ले रहा है, तो ये क्या होगा, K1A और K2A दोनों में ही आएगा ये। अब मैं A कॉमन ले रहा हूं तो ये आ जाएगा K1 प्लस K2
इंटू ए, ये क्या है माइनस डी ए बाई डी टी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो याद करो ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इंटीग्रेशन है। बस यहां पर के की जगह क्या आने लगा, k1 प्लस k2। तो अगर मैं फाइनल एक्सप्रेशन लिखूं तो आपको याद आ जाएगा कैसा होता है। देखो at जो अपना ct हुआ करता था वो यहाँ at बोल रहा हूं मैं, c नॉट अब यहां पे क्या बोलेंगे उसको a नॉट। ठीक है, e टू दी पावर माइनस kt होता था, तो यहां पर kt ना होके k1 प्लस k2 हो जाएगा ना, क्योंकि इफेक्टिव जो k होगा वो क्या हो जाएगा k1 प्लस k2 इंटू टी। तो एट टाइम t a की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गई ये। ठीक, ऐसे ही मुझे bt और ct निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, bt निकालने के लिए क्या करेंगे आप बताओ, प्लस db बाई dt, डिफरेंशियल रेट b के लिए। तो इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं k1 इंटू ए, बिल्कुल सही बात है, इस तरीके से k1 इंटू ए इसके लिए प्लस db बाई dt। अब a हम निकाल चुके हैं, ये a का मतलब 80 हो गया है ना, तो a हम निकाल चुके हैं, तो a क्या आया था a नॉट e टू दी पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी। ये है आपका क्या dv बाय dt। अब मैं क्या कर रहा हूं dv 0 से b, क्योंकि स्टार्टिंग में b था नहीं बनेगा, तो ये लिमिट लगा दी मैंने। और यहां पर k1 a नॉट तो कांस्टेंट है, यहां लिमिट लगेगी 0 से t, e टू दी पावर माइनस k1 प्लस k2 t और dt उधर ले गए अपन। इस तरीके से बनेगा इंटीग्रेशन। अच्छा, यहां पर इंटीग्रेशन लिखोगे तो b आ जाएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो b ही रहेगा यहां पे। ठीक है, b एट टाइम t हो गया एक तरीके से ये। तो k1 a नॉट यहां बताओ क्या आएगा, यहां आएगा e टू दी पावर माइनस k1 प्लस k2 t अपॉन माइनस k1 प्लस k2, ऐसा। ठीक है, और लिमिट लगेगी कहां से कहां, 0 से t तक। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो, तो b एट टाइम t क्या आ जाएगा आपका k1 a नॉट अपॉन k1 प्लस k2, मैं इसको बाहर ले रहा हूं। ठीक है, और यहां लिमिट पुट करूंगा तो t यहां पुट करो और 0 पुट करो, तो e टू दी पावर 0 तो 1 बन जाएगा, तो वो ऐसा दिखेगा आपको 1 माइनस e टू दी पावर माइनस k1 प्लस k2t, ऐसा। तो ये एक्सप्रेशन किसका आ गया, b का। इसी तरीके से सिमिलरली मैं अगर c के लिए रेट बोलता, मान लो मैं बोलता c के लिए, तो आप क्या लिखते प्लस dc बाई dt, और ये क्या लिखते k2a लिखते, और पूरा का पूरा डेरिवेशन ऐसा ही होता। तो मैं दोबारा ना करके सिमिलरली लिख रहा हूं, तो सिमिलरली क्या होगा, c के लिए लिखूंगा तो ct क्या आएगी, ये आएगी k2 आ जाएगा ऊपर, बाकी पूरा सेम रहेगा k2 a नॉट k1 प्लस k2 1 माइनस e टू दी पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी। तो ये bt का एक्सप्रेशन हो गया और ये ct का हो गया। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि bt और ct का रेशियो बताओ, तो बस दोनों को डिवाइड कर दो, तो bt अपॉन ct इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k1 बाय k2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद रखना। अब इसके भी फॉर्मूले हम लिख लेते हैं एक साथ, कौन कौन से याद रखने हैं, नोट कर लो पहले आप ये। डिफरेंशियल रेट लॉ की हम बात कर रहे हैं, किसमें, इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे लिखना है ये भी सीख लो। तो इसमें क्या करेंगे, देखो जैसे A के बारे में मैं बोलूंगा, तो अगर मैं इस तरफ चल रहा हूं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो A रिएक्टेंट है, B प्रोडक्ट है, सही बात। और अगर मैं रिवर्स आ रहा हूं तो B रिएक्टेंट है और A प्रोडक्ट है। तो मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना। अगर मुझे लिखना है dA बाई dt, तो dA बाई dt मैं दो तरीके से लिख रहा हूं। अगर मैं इस रिएक्शन को मान लो स्प्लिट करके लिखता, कैसे, A से B ऐसे लिखता, तो ये क्या लिखता मैं KF, और एक लिख रहा हूं मैं B से A, तो इसके लिए मैं लिखूंगा क्या, KB। तो मुझे जब dA बाई dt लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, देखना, मैं dA बाई dt लिख रहा हूं ऐसे, माइनस, क्योंकि यहां रिएक्टेंट है, माइनस dA बाई dt इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, KF इंटू A लिखेंगे, और यहां क्या लिखेंगे, प्लस dA बाई dt, क्यों, A प्रोडक्ट है इसमें, इज इक्वल टू KB इंटू B लिखेंगे। तो अब एक काम करो आप, यहां माइनस dA बाई dt है तो इसको प्लस dA बाई dt बना लो, तो ये dA बाई dt प्लस में आ गया, तो ये आ जाएगा माइनस KFA,
और इधर आ गया प्लस da/dt। ये सिर्फ मैं एक अप्रोच बता रहा हूं ताकि आपको लिखने में आसानी रहे, ठीक है। एक समझ लो, फिर डायरेक्ट भी लिख दिया करना। इसको मैंने वैसे ही लिखा रहने दिया, इधर मैंने इस वाले प्लस को उधर ले जाके माइनस कर दिया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, लेकिन मैथमेटिकली ऐड नहीं करेंगे। ये भी रेट है और ये भी रेट है, तो नेट रेट लिखेंगे हम, है ना। नेट रेट क्या आएगी? नेट रेट आएगी da/dt इज इक्वल टू KBB माइनस KFA। इस तरीके से लिखेंगे आप, है ना, KBB माइनस KFA। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इस तरीके से लिखते हैं। अच्छा चलो बी वाला बता दो। अगर मुझे लिखना है मान लो dV/dt, तो यहां से मैं लिखता प्लस dV/dt इज इक्वल टू KFA, यहां से लिखता माइनस dV/dt इज इक्वल टू KBB। अब आप डायरेक्ट लिखो। डायरेक्ट कैसे लिखोगे? इससे मैं डायरेक्ट लिखना बता रहा हूं, तो मुझे बी के लिए लिखना है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं प्लस dV/dt, ठीक है। यहां पर हम प्लस में लिखेंगे dV/dt इज इक्वल टू, अब बी के लिए, बी इस रिएक्शन में, फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट है, तो आप क्या है, इसको छुपा लो। तो क्या लिखो? KFA इस तरीके से, KFA ऐसा लिख दिया। अब बी दूसरी वाली रिएक्शन में क्या है? रिएक्टेंट है, तो इसको छुपा लो, ठीक है। तो इधर से आप इस तरफ जा रहे हो, तो इसमें रिएक्टेंट है, तो क्या आएगा? माइनस KBB। तो माइनस KB इंटू बी, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। अब इसमें आपसे इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो A से B बन रहा है, ये आपका KF था और ये KB था। मान लिया स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू 0 पर इसके मोल A और इसके 0 हैं। t इज इक्वल टू t पर A में से x कम कर दिया, ये x बना। और t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पर x इक्विलिब्रियम लिख रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर कुछ और मोल होंगे जो टाइम t पर नहीं होंगे, किसी और टाइम पे मोल होंगे। तो अब इसमें आपसे x पूछ सकते हैं कि कितने मोल बन रहा है, या आपसे KF और KB का रिलेशन पूछ सकते हैं x इक्विलिब्रियम के साथ में। तो मैं यहां पर दो फॉर्मूले लिख रहा हूं, तो उसको आप डायरेक्ट याद कर लेना। इन दो इक्वेशन के डेरिवेशन से निकल जाते हैं वो, तो उस डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं डायरेक्ट ही आपको लिख रहा हूं। तो पहला फॉर्मूला है क्या? KF प्लस KB इंटू T इज इक्वल टू ln x इक्विलिब्रियम अपॉन x माइनस x इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये हो गया KF KB के साथ x इक्विलिब्रियम का रिलेशन पहला। और दूसरा ये फॉर्मूला है कि x निकालना हो तो x इज इक्वल टू KF A अपॉन KF प्लस KB 1 माइनस e टू दी पावर माइनस KF प्लस KB इंटू T। तो इन दो फॉर्मूला की हेल्प से आप x इक्विलिब्रियम और K वाला एक रिलेशन ये हो गया, और एक सिंपल x निकालने वाला रिलेशन हो गया, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आप लिख लो, याद कर लेना। और ये सिर्फ टॉपिक JEE एडवांस के लिए है, मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम है, नोट कर लो इसे। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे वॉल्यूम या ऑप्टिकल रोटेशन की, ठीक है। तो इसमें बहुत ही कम चांसेस हैं एग्जाम में आने के, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूले याद करके जाओ, ही कम से कम जा ही रहे हो। तो टोटल प्रॉपर्टी अगर आपको प्रोडक्ट की गिवन है, ठीक है, पहले पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, टोटल प्रॉपर्टी अगर प्रोडक्ट की गिवन है, तो इस वाले केस में मैं वॉल्यूम वाला टर्म लेके चलूंगा। इसमें वॉल्यूम और इसके लिए ऑप्टिकल रोटेशन है ना, तो अपने पास 3 फॉर्मूले बनेंगे, वो आप याद कर लेना। टोटल प्रॉपर्टी ऑफ ओनली प्रोडक्ट इज गिवन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, उसमें बन रहा है प्रोडक्ट और आपने उसमें बेस मिलाया, और प्रोडक्ट है सपोज एसिड, तो एसिड प्लस बेस रिएक्शन होगी। इसका मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है अगर वो एसिड है तो बेस मिलाने पर क्या होगा? उसके साथ रिएक्शन होगी प्रोडक्ट के साथ, मतलब प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी गिवन है। जैसे मान लो आपसे ऐसा बोला है कि t इज इक्वल टू 0 पे सपोज 10 ml है, t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे 20 ml वॉल्यूम गिवन है आपको, t इज इक्वल टू 20 पर सपोज 25 ml है, एंड सो ऑन, और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर, और भी वो टेबल बना के दे सकते हैं आपको, है ना। और ये 50 ml है, मैं एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ऐसे आपको टेबल बना के दे देंगे और आपसे k पूछेंगे कि रेट कांस्टेंट बताओ, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा KT इज इक्वल टू ln V इन्फिनिटी माइनस V नॉट अपॉन V इन्फिनिटी माइनस VT। अब इसका मतलब क्या है? V इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि वॉल्यूम इन्फिनिटी है, V इन्फिनिटी का मतलब जब टाइम इन्फिनिटी है उस टाइम पे वॉल्यूम क्या है, ठीक है, उसका मतलब ये है। तो अब ये इसको यहां वैल्यू कैसे पुट करोगे? जैसे मान लो V नॉट तो आपने ये ले लिया 10 ml, VT आपको क्या करना है, इनमें से कोई भी ले सकते हो आप, लेकिन जो भी आप यहां टाइम चूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहां वॉल्यूम पुट करना पड़ेगा। और V इन्फिनिटी मतलब आपको जो लास्ट में T इन्फिनिटी पर वॉल्यूम दे रखा होगा वो होगा।
अगर मान लो सिर्फ रिएक्टेंट के साथ ही रिएक्शन हो रही है, प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन हो ही नहीं रही है, तो इसका मतलब आपको अब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा KT इज इक्वल टू ln V0 बाई VT। अब ये लगेगा, तो अब इसमें V इन्फिनिटी का कोई मतलब नहीं है। आप क्या करो, स्टार्टिंग की वैल्यू V0 ले लो और किसी भी टाइम की वैल्यू पुट करके T वहां पुट करके K निकाल सकते हो, ठीक। अच्छा, केन सुगर के हाइड्रोलिसिस के लिए रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो जो केन सुगर है वो होता है सुक्रोज, तो सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस होता है एसिडिक मीडियम में तो ये बनाता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब ये जो सुक्रोज है ये होता है डेक्स्ट्रोरोटरी, मतलब प्लस या स्मॉल डी लिख सकते हो। ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रो होता है, प्लस या स्मॉल डी लिख सकते हो। फ्रक्टोज होता है आपका लेबोरोटरी, माइनस या फिर स्मॉल एल लिख सकते हो। अब आपको यहां पर ऑप्टिकल रोटेशन क्वेश्चन में गिवन होगा, तो उसमें आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, जो आप वॉल्यूम का फॉर्मूला याद कर रहे हो ना, सेम वही लगाना है, ln। बस यहां पर वॉल्यूम की जगह ऑप्टिकल रोटेशन थीटा रख देना, थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा 0 अपॉन थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा टी। तो सेम वैसे ही आपको टेबल दे रखी होगी, थीटा नॉट स्टार्टिंग की वैल्यू होगी, थीटा टी कोई भी आप टाइम की उठा लो, लेकिन जो भी टाइम की उठा रहे हो वो टाइम यहां पुट कर देना, और थीटा इन्फिनिटी बाद का वाली जो इनफाइनाइट पे वैल्यू होगी वो। तो आप क्या है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद करके जाओ, और वैसे बहुत ही मतलब रेयर चांस है इसके आने के एग्जाम में, ठीक है, नोट कर लो इसको।